चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो है प्रोनाउन टॉपिक। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो चलो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये है 6वां, जिसमें प्रोनाउन के जितने भी क्वेश्चन है लगभग 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे गए, तो आपको इसमें भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रोनाउन टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक होता है और प्रोनाउन टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके पास जो आपकी टेबल होती है प्रोनाउन की वो आना जरूरी है। ठीक है, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो, कमेंट करके जल्दी से बताओ सेशन आपको कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं अपने चैनल पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी प्लस सॉल्यूशन वाली भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, जहाँ पे इंग्लिश फाउंडेशन बैच चलते हैं। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है तो आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी 12 चल रहा है, अभी 13 आएगा इसके बाद। ठीक है, एसएससी, डिफेंस, टीचिंग, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी, वो लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, चलो किसी को गुरुकुल ज्वाइन करना है, दिल्ली आके पढ़ाई करनी है, जहाँ पे आपको टारगेटेड जो है स्टडी कराई जाती है, अंडर गाइडेंस आपको पढ़ने का मौका मिलता है, डाउट फैसिलिटीज, क्लासेस, हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, सब कुछ एक ही जगह मिलता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोनाउन टॉपिक से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, चलो बताओ फटाफट से। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। देखो एक बात बताओ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड जो होता है वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है। तो सिंगुलर प्लूरल, वैसे प्लूरल होता है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे पुलिस, आर्मी होता है, ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, मतलब ये तो सही है। बट यहाँ पे इटसेल्फ तो किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो लिविंग होते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड, और वैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो फिर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग इटसेल्फ लगाओगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है, मतलब प्लूरलिटी दिखाता है, कलेक्शन है तो प्लूरल हो गया। इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, इसीलिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा, देमसेल्व्स करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। डी वाले पार्ट में गलती है। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। यार वेरी सिंपल, जब भी हमारी बात होती है, ठीक है, हाँ, जब भी हमारी बात होती है एक से ज्यादा पर्सन्स की या एक से ज्यादा प्रोनाउंस की, जैसे यहाँ पे यू और आई, कितने, 2 लोग हो गए कम से कम। 2 लोगों में दोनों पर्सन अलग अलग हैं, एक सेकंड पर्सन एक फर्स्ट पर्सन है। जब एक से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं सेंटेंस में, तो वहां पे जो हम रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यूज करते हैं वो या तो अवर यूज करते हैं या योर यूज करते हैं। अवर तब यूज करते हैं जब उसमें फर्स्ट पर्सन होता है, जो कि इसमें ऑलरेडी दे रखा है, और योर कब यूज करते हैं, जब आई नहीं होता है, इसके अलावा कोई चीज होती है। लेकिन माई तो कभी यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो तुम भी शामिल हो, तुम और मैं दोनों मिलके काम किया है, तो हम प्लूरल हो गए, तो सिर्फ माई नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ये चीजें बहुत बेसिक लेवल की हैं, लेकिन अच्छे लेवल की हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। अब बताओ यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं इन पे पोजेशन है हिज का, यानी कि ही का, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोजेशन है उस पर भी तो किसी न किसी का अधिकार होगा, है कि नहीं। तो आपको योर अकेला यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा समान केस में किया जाता है, तुलना हमेशा समान केस में की जाती है, और समान केस में जब यहाँ पे पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे भी पॉजेसिव केस होना चाहिए, यानी कि योर्स होना चाहिए, समझे। यहाँ पे पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे भी पॉजेसिव केस होगा, योर नहीं होगा, सिर्फ योर्स होगा, देन योर्स, तुम्हारे एफर्ट से ज्यादा उसके एफर्ट्स, ऐसे करके। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर। देयर कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे इज आ रहा है, वर्ब इज आ रही है एवरी की वजह से, एवरी की वजह से, तो यहाँ पे भी हिज आएगा, ना कि देयर आएगा। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेनी है।
टेबल अगर बहुत अच्छे से याद कर लोगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। भाई वेरी सिंपल, आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो भारत का जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, और एंड के साथ में एक और वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस काउंसलर। अब वाइस काउंसलर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक हो सकते हैं एक कंडीशन पे कि वो या तो इंडिया के हों या यूनिवर्सिटी के हों, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के हैं और वाइस चांसलर किसके हैं, यूनिवर्सिटी के। ये दो एक नहीं हो सकते, और इसीलिए उसने दोनों से पहले द लगा है अलग अलग। यहाँ पे भी द लिखा है, यहाँ पे भी द लिखा है, दोनों से पहले द लिखा है, इसी वजह से आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हैव लगा रखा है, और इसीलिए आपको यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज की जगह देयर करना पड़ेगा। सब कुछ प्लूरल है तो आपको यहाँ पे भी प्लूरलिटी दिखानी पड़ेगी। ये केसेस होते हैं भाई प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। वह हर उस चीज से, हर उस पर्सन से नफरत करती है जो उसको दिलाते हैं, ठीक है, जो उसको दिलाते हैं उसकी गलतियां याद। तो भाई सिंपल सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन हु सही हो सकता था, लेकिन जब भी सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनमें से कुछ भी आता है और यहाँ पे बड़ी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। आपको मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट पढ़ाया था। स्वैप करके एक रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है। स्वैप मतलब सुपरलेटिव डिग्री अगर दे रखी हो इस साइड तो दैट लगाएंगे, ऑर्डिनल नंबर दे रखे होंगे तो दैट लगाएंगे, WH वर्ड में हु और विच दे रखे होंगे तो दैट लगाएंगे, ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, लिटिल, फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है, ये सब दे रखे होते हैं तो दैट लगाते हैं। अब ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, है ना। अगर आपने नहीं सीखी है तो फिर कुछ हो नहीं सकता, है ना, सीखना तो पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसको मैं खुद हैंडल करता हूँ, अनिल जादौन इंग्लिश करके। आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज टू, देखो नन जो है वो दो के लिए नहीं आता है, दो के लिए आता है नाइदर। तो आप यहां पे नाइदर कर दोगे, पहले वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका ए। भाई नाइदर और नॉर आते हैं दो के लिए, एनी और नन आते हैं दो से ज्यादा के लिए। ईच ऑफ द फोर, यहां पे फोर दे रखा है तो ईच नहीं आएगा, एनी आएगा, एनी ऑफ द फोर। वेरी सिंपल। नहीं, ईच जो होता है वो दो के लिए भी आ जाता है, दो से ज्यादा के लिए भी आ जाता है। ईच जो होता है, ईच वो दो या दो से ज्यादा दोनों के लिए आ सकता है। एवरी सिर्फ दो से ज्यादा के लिए आता है। एनी और नन ये दो से ज्यादा के लिए आते हैं। आइदर और नाइदर ये दो के लिए आते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, सही है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नो एरर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, और खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने पहले भी कई बार बताया, क्या हम पढ़ाते रहते हैं, जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ोगे तो उसमें मैं बताता हूँ, और भी जितने भी टीचर्स से आप पढ़ते होंगे वो जरूर बताते होंगे, सब बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। प्राइड, रिकंसाइल, इंट्रोड्यूस, डिस्गाइज, एक्विट, डिस्गाइज, एंजॉय, एक्विट, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, अवेंज, प्रोस्ट्रेट, अडप्ट, ठीक है। ये सारी की सारी ऐसी वर्ब होती हैं। प्रोस्ट्रेट होता है दंडवत प्रणाम करना, तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो गया, ठीक है। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव, जो मैंने जो डॉग खरीदा है, ठीक है, हाँ, वो कुत्ता आपके कुत्ते से ज्यादा फेरोशियस है, यानी कि खूंखार है। तो देखो इस कुत्ते पर मेरा अधिकार है, आई हैव वॉट,
और जो कुत्ता आपके पास है ना, देन यू हैव नहीं होगा, या तो लिखो देन द वन यू हैव, देन के बाद उस व्यक्ति को लिखना है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। अगर यू कर दोगे तो फिर तुम्हारा मतलब उस इंसान का कंपैरिजन कर दोगे, है ना, मेरा कुत्ता तुमसे ज्यादा खतरनाक है, ऐसे हो जाएगा। या तो ये सही है, या फिर आप कर सकते हैं योर्स, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, दोनों सही है, बट ऊपर वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या तो क्योंकि जिससे, अब देखो तुलना हमेशा समान केस में की जाती है, कंपैरिजन, तो जब कुत्ते का कंपैरिजन कर रहे हो तो कुत्ते से करना पड़ेगा। यू हैव मत लिखो, या तो फिर योर्स लिख दो, तुम्हारे से, ठीक है, या फिर द वन यू हैव, जो तुम्हारे पास है। यू वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी कैसे हो सकता है? आई होगा, क्योंकि तुलना हमेशा समान केस में की जाती है भाई। इधर ही का कंपैरिजन किया जा रहा है तो ही सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए मी का भी सब्जेक्टिव केस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समान केस में करनी है तुलना। द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, अरे यार ये मैंने कल, डैगर्स ड्रॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। देखो 5 ब्रदर्स हैं तो ईच अदर नहीं आएगा, क्योंकि ईच अदर आता है 2 लोगों के लिए और वन अनदर आता है 2 से ज्यादा के लिए, वन अनदर आता है 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वंस शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, वंस शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। बताओ यार, वन के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है वो वंस आता है, ना कि, ठीक है, हाँ वंस होगा, समझ गए, बहुत बढ़िया। इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, ही मे गो होम, ही मे। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में सोच के, यहां पे जो समवन है उसके लिए प्रोनाउन ही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है भाई, समवन सबड़ी नोबडी नोबडी के साथ में है ही और सी आते हैं तो ही लगा रखा है। बाकी सब कुछ ठीक है, हैज फिनिश द वर्क सब कुछ ओके है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, द क्रिमिनल विच कैसे हो जाएगा? क्रिमिनल तो भाई लिविंग होता है तो हु होगा, क्रिमिनल के साथ विच नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या लगाओगे? हु लगाओगे, या दैट भी लगा सकते हो बट हु लगाओगे, हु प्रेफरेबल होता है क्योंकि लिविंग नाउन के लिए हम हु लगाते हैं। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे, सोच के बताओ, एज देयर contribution to the dependent of Dr. Sonu who had died on duty। आप बताओ इसका आंसर। देखो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये सारे के सारे देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है और इनके लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है या कोई प्रोनाउन लगाना होता है वो भी सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे एवरीबडी हु वॉज, इसीलिए तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, ये सही है। वर्किंग इन दैट ऑफिस गिव अ डेज पे, एक दिन का पे उन्होंने दे दिया, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, हर एक का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देयर नहीं होगा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, समझे? द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्फ नहीं होगा, एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है लेकिन ऑफिसर के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट लिखा होगा वही मेन सब्जेक्ट है। ऑफिसर सिंगुलर है तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, हर सेल्फ भी आ सकता है बट आप हिमसेल्फ लगाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो जब नहीं पता चलता तो फिर हम क्या लगाते हैं, मेल को प्रेफर करते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन, यू आर फार better than him, as a student of science you are far better। you जब है subjective case तो फिर यहाँ पे जो him है इसकी जगह पे भी तो subjective case आएगा, है भाई। subjective case का कंपैरिजन हमेशा subjective case के साथ ही करना पड़ेगा भाई, जैसा
केस कंपैरिजन करने के लिए पहले होता है, वैसे ही बाद में आता है। तुलना हमेशा समान केस में की जाती है। He introduced to the chairman as the general secretary to that party. यार सिंपल है, pride, reconcile, introduce, disguise, enjoy, acquit, avail, absent, present, resign, apply, revenge, avenge, prostrate और आपका adapt, इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इंट्रोड्यूस जो लिखा हुआ है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं आ रहा है? ए पार्ट में गलती यार, वेरी सिंपल। इंट्रोड्यूस के बाद या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो हिमसेल्फ। पहले वाले पार्ट में गलती, आंसर ए हो जाएगा। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious. The players whom we have selected. whom तो देखो ये प्लेयर्स है, ये एंटीसीडेंट हो गया whom का। we have selected ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। फिर उसके बाद for our team are ये भी वर्ब हो गई। इसका सब्जेक्ट कहाँ है भैया? इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट ये रहा, है कि नहीं? हाँ, सब्जेक्ट ये रहा whom। तो वे प्लेयर्स जिनको हमने सेलेक्ट किया है आर यंग एंड एम्बिशियस, तो सही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? whom से। मतलब सब कुछ सही है इसमें, नो एरर, कोई गलती नहीं। आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सर whom नहीं आना चाहिए। हु तो आएगा, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये रही, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये रही, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, नो एरर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे अब आप। द गेस्ट्स whom we were talking about have, यहां पर देखो whom नहीं होगा, who होगा। उसका रीजन जान लो कि देखो ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो ये रहा है ना, एक सब्जेक्ट ये रहा, इसकी वर्ब ये रही, ये वाली जो वर्ब है, अच्छा द गेस्ट्स whom we are talking about have come, हाँ इसमें एक और वर्ब ये रही। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक और वर्ब दे रखी है। देखो ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हो गए, लेकिन वर्ब कितनी है? एक, दो, तीन। वर्ब सब्जेक्ट दो हैं, वर्ब तीन है, तो हमें तीन सब्जेक्ट चाहिए। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट। इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। who we are talking about have come, ये have इसके लिए आ गया, आर ये इसके लिए आएगा। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहां से मिलेगा। जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट चाहिए भाई, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट चाहिए। who we are talking about have come are my brothers in law, तो ये हो जाएगा आपका बी वाले पार्ट में गलती। आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। देयर इज नन, सोच के बताओ। हु कैन हेल्प यू, बताओ सोच के आंसर क्या होगा। जब भी किसी सेंटेंस में ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, लिटिल, फ्यू, नाइदर, आइदर और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग दे रखा होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं। स्वैप कंडीशन आपको मैंने पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से ट्रिकी तरीके से मैं आप लोगों को इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझा देता हूँ। फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, हर बार हर बैच में पढ़ाता हूँ, तो ये चीज़ें ऑब्वियस हैं, ठीक है, मतलब समझदारी भरी है। चलो, this is the same dog which barked at him but fortunately did not bite him. This is the same dog, यहाँ पे फिर से सेम आ गया, तो सेम के लिए आप विच नहीं लगाओगे, चाहे भले यहाँ लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, दैट लगाना पड़ेगा। ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, सेम आ गया, नन, एनी, लिटिल, फ्यू, इन सब के साथ हमें क्या लगाना होता है भाई? इन सब के साथ हमें क्या लगाना होता है? दैट लगाना होता है। whomever comes, देखो comes जो है वो वर्ब है, और वर्ब से पहले whom नहीं आ सकता, तो whomever भी नहीं आएगा। whoever जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है,
और whomever जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको whoever लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ डेज। बताओ, द ओनली बुक विच नहीं आ सकता क्योंकि इधर ओनली लिखा हुआ है। ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, लिटिल, फ्यू, सारी चीजें आ रही हैं समझ में कि नहीं आ रही? बताओ, है भाई? बताओ, सब कुछ क्लियरली समझ में आना चाहिए एक एक चीज। अगला बताओ, सी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, दैट नहीं होगा, सच के साथ एज आता है, सच एज। जब भी कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, तो सच एज होता है फॉर कंपैरिजन। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट, सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हैज कम विंस आर सिंपैथी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन, कुछ इस तरह के मैन होते हैं, इंसान होते हैं या इंसान होता है कोई, सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हैज, जो कि कर चुके हैं, कम, हैज कम विंस आर सिंपैथी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अपने सिंपैथी और प्रशासन को उन्होंने क्या कर रखा है, जीत लिया है। कोई दिक्कत, नो एरर, ऑल ओके। नेक्स्ट, एनी ऑफ द टू, देखो टू से पहले ईच तो आ सकता है क्योंकि दो भी आ सकता है, दो से ज्यादा भी, लेकिन एनी सिर्फ दो से ज्यादा के लिए आएगा, तो आइदर ऑफ टू होगा। क्या होगा? आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स, आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स, क्योंकि आइदर आता है दो लोगों के लिए। ठीक है, एवरी ऑफ द फाइव, वेरी गुड। देखो ईच जो होता है इसके बाद आप ऑफ लगाओगे तो नाउन प्लूरल लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एवरी के बाद आप ऑफ लगा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी एवरी ऑफ होता ही नहीं है, ईच ऑफ होता है ना। अगर आप एवरी के बाद ऑफ लगाना चाहते हो तो आपको एवरी वन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, या फिर सिर्फ एवरी लिखना पड़ेगा, एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन लिखना पड़ेगा, नाउन वो भी सिंगुलर फॉर्म में। ये सही है, ये सही है, बट ये गलत है। तो यहाँ पे आप या तो एवरी के बाद ऑफ हटा के फाइव सब हटा दो, ठीक है, एवरी चिल्ड्रन, एवरी फाइव चिल्ड्रन, या एवरी वन ऐसे लिख दो, और वो भी एवरी वन मत लिखना, एवरी वन। ठीक है, हाँ, क्या लिखोगे? एवरी वन, समझ रहे हो मेरी बात है? तो एवरी वन का मतलब ये हो जाएगा, एवरी वन मतलब हर एक व्यक्ति, एवरी वन ऑफ द फाइव चिल्ड्रन, मतलब जो पांच लोग थे, पांच बच्चे, उनमें से हर एक लड़का, हर एक बच्चा स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, खड़ा हुआ है कोने में। ए वाले पार्ट में गलती। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। क्या डिड नॉट गिव? क्या क्या नहीं दिया भाई? परमिशन होगा, या परमिशन, यानी कि यहाँ पे जो गिव है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? है, क्या दिया उसके पिताजी ने, है, क्या नहीं दिया उसके पिताजी ने? परमिशन नहीं दी, तो परमिशन यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, लेकिन परमिशन को दोबारा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसके लिए इसका प्रोनाउन लिखना पड़ेगा इट, डिड नॉट गिव इट, ऐसे करके। तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका डी हो जाएगा। भाई पिताजी ने उसको परमिशन नहीं दी तो परमिशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि गिव अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है 100%। परमिशन को दोबारा लिखोगे तो रिडंडेंसी यानी कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा, नाउन को रिपीट नहीं करते। वॉइस वगैरह सब ओके है? एक बार चेक कर लूं, बस आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, बीच में गड़बड़ हो जाएगा वरना। चलो नेक्स्ट, यू एंड माई सेल्फ विल। देखो विल जो है वर्ब है, वर्ब से पहले सिर्फ सब्जेक्टिव केस आता है और कोई केस, और रिफ्लेक्सिव केस तो नेवर 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 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, एंजॉय द पार्टी, अच्छा काम है, तो अच्छे काम के लिए 2 3 1 या 1 2 3 क्या लगाते हैं? अच्छे काम के लिए 2 3 1 लगाते हैं। 2 3 1 ऑलरेडी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो माई सेल्फ की जगह आई हो जाएगा, यू एंड आई। नेक्स्ट, they who are
इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, सेड द लीडर ऑफ क्रिमिनल्स। सोचो और जवाब दो। अभी भी मैंने आपको बताया था, ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट कह सकते हो, अच्छे लेवल का सवाल, कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि हु हो गया या फिर दैट हो गया, विच तो नहीं, दैट, विच नॉन लिविंग के लिए आता है, और इससे पहले अगर दे लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। इनसे पहले दे यूज नहीं करते हैं, दोज यूज करते हैं। तो यहां पे हु से पहले दे यूज नहीं होगा, दोज यूज होगा। दोज हु आर इन दिस रूम, जो इस रूम में है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपैथाइज विद दैम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। वे उनकी मतलब उन गरीबों की भी मदद करते हैं, वे उन गरीबों की भी मदद करते हैं जो सिंपैथाइज करते हैं उसके साथ उस क्षण में जब वो परेशान होता है। दे के हिसाब से उन गरीबों की भी मदद करते हैं, ठीक है। हेल्प वर्ब की फर्स्ट में, द पुअर, ठीक है। हु रियली, हु का जो एंटीसीडेंट है पुअर प्लूरल है, रियली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, ठीक है। विद के साथ देम, ठीक है। इन दैट, इन द मोमेंट, उस क्षण में, है ना, या उन क्षणों में, ऑफ डिस्ट्रेस, ऑल ओके, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अटपटा है, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अटपटा है, इसको समझने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो, ही सेंट, उसने भेज दिया, तो सेंट ऑल द फर्नीचर, पहले तो आपको यहां पे ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। थोड़ा सोच के देखना, ठीक है। जो सेंट होता है, सेंट जो होता है वो वर्ब होती है सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना। अब सेंड के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, और आप जब कोई चीज भेज रहे हो तो कहां भेज रहे हो, ठीक है। जैसे मैं इसका वन साइडेड आंसर तो नहीं करूंगा, मैं सच बताऊं, क्योंकि सेंट जो है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेती है, तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और टू पटना ये हो गया। अब इसमें लॉजिक जो है वो मैं बता रहा हूं कि लॉजिक क्या लगा है। सेंट जो है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही होता है जो कि इसमें दे रखा है। तो ही सेंट ऑल द फर्नीचर, उसने सारा का सारा फर्नीचर भेजा टू पटना। अगर यहां तक लिखा होता, जैसे ऐसे लिखा होता, ही सेंट ऑल द फर्नीचर मैं आपको खुद ही कंफ्यूज कर दूंगा, टू पटना, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, एकदम करेक्ट है। लेकिन ये क्यों गलत हो रहा है? ये गलत इसलिए हो रहा है मेरे भाई, ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों? जबकि सेम ही सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना, ये सही है क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। लेकिन यहां पे इसके आगे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले ठीक है, ही सेंट ऑल द फर्नीचर। अब ये ऑल की वजह से दैट आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसकी वजह से एंटीसीडेंट जो होता है ना, एंटीसीडेंट जो होता है वो आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन एक्चुअली जो टू पटना है ना, वो नाउन नहीं है ना प्रोनाउन है। जो टू पटना है वो एडवर्ब है। क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसने सारा फर्नीचर कहाँ भेज दिया भैया? पटना भेज दिया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो नहीं सकता, तो आपको इसकी जगह वो एंटीसीडेंट लिखना पड़ेगा जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा कैसे? ये सेंटेंस हो जाएगा, दे सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट। तो ये हो जाएगा आपके बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।
यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स, इट्स योर प्रॉब्लम्स, बट आई से इट इज माई ऑल्सो, माई ऑल्सो। सोच के देखो, आराम से बता दो कि बहुत सिंपल सी चीज है कि उसने कहा तुम कहते हो इट्स माई प्रॉब्लम या इट्स योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी भी है। अब यहाँ पे माई अगर लिखोगे तो माई के बाद में नाउन होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ही नहीं है। तो नाउन नहीं है तो फिर ये पूरा हटाना पड़ेगा, इसकी जगह प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, है ना। या तो नाउन लिखा हो और नहीं लिखा है तो फिर पूरा लिख दो माइन, जिसमें पोजेशन भी है और प्रोनाउन भी है, मतलब नाउन की जगह भी यूज हो रहा है। तो इट इज माइन ऑल्सो। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से नहीं, या मुजफ्फरपुर, सॉरी, मुजफ्फरपुर से अच्छे नहीं है होटल्स, मुजफ्फरपुर के होटल्स से अच्छे हैं पटना के होटल्स। तो यहाँ पे होटल्स का कंपैरिजन होटल से करना पड़ेगा, तो देन के बाद दोज ऑफ करना पड़ेगा, दैट का प्लूरल दोज ऑफ, दोज मतलब होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। होटल्स क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि दो बार रिपीट नहीं कर सकते ना उनको। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। The articles published in this magazine are better than that magazine, नहीं those, या तो पूरा लिख दो, ठीक है। देखो वे आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं इस मैगजीन में वो अच्छे हैं, किससे? वे आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं उस मैगजीन में, ठीक है। तो दैट नहीं लगाओगे, दैट नहीं लगाओगे, यहां पे लिखना पड़ेगा दोज पब्लिश्ड। देखो अभी बताता हूँ, पूरा तरीका बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? दोज पब्लिश्ड इन, बस इतना लिखना है। अच्छा ऐसा क्यों करा? देखो आर्टिकल का कंपैरिजन करना है तो आर्टिकल से ही करोगे, मैगजीन का करना होता तो मैगजीन से करोगे। यहां मैगजीन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि इस मैगजीन में पब्लिश किए गए आर्टिकल्स ज्यादा अच्छे हैं, अच्छे हैं। देन के बाद अब उस चीज को लिखना है जिसका कंपैरिजन कर रहे हो, तो मैगजीन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दैट मैगजीन नहीं लिखोगे, आर्टिकल्स उस मैगजीन के आर्टिकल से कंपैरिजन करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे देन के बाद द आर्टिकल्स ऑफ या आर्टिकल्स इन, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, वे आर्टिकल्स जो उस मैगजीन में पब्लिश हुए हैं। तो आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, आर्टिकल हम इसलिए नहीं लिखेंगे, उसकी जगह दोज इसलिए लगा दिया है क्योंकि आर्टिकल दो बार रिपीट करोगे ना उनको तो गलत हो जाएगा, एक ही बार लिखते हैं, दूसरी बात उसके लिए प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन मैंने लिख ही दिया। समझे बात को? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। He is one of those who would much rather sacrifice his life than turn disloyal to country. Wow, सोचो, देखो, he is one of those who का जो एंटीसीडेंट है क्या है? वो those है, those who would much rather sacrifice his life, those के अकॉर्डिंग his life नहीं होगा, their life होगा। जैसा एंटीसीडेंट वैसी ही वर्ब और वैसा ही पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्योन टू लेट द बॉयज एंड आई, बॉयज देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और सिमेट्री चाहिए एंड के बाद, यहां पे भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो आई गो नहीं होगा, मी गो होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है पियोन को बच्चों को अंदर आने के लिए, बच्चों को और मुझे, लड़कों को और मुझे। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? ही क्लेम्स टू हैव रेड, उसने यह वह दावा करता है टू हैव रेड, पढ़ने का, शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश। देखो ये भी बहुत बढ़िया सी बात है
कि ये जो है वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है कि रिलेटिव प्रोनाउन ये है, और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो वर्ब आ रही है, ये वर्ब किसके लिए आती है, एंटीसीडेंट के लिए, और जो एंटीसीडेंट होता है वो इसके जस्ट बगल में लिखा होना चाहिए। तो ये जो एंटीसीडेंट है आपको इसके बगल में लिखना पड़ेगा। अब इसीलिए यहां से हमें पोजेशन हटाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज लिखना पड़ेगा ऑफ शेक्सपियर। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो शेक्सपियर है ना, ये इसका एंटीसीडेंट है, जिसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद तो वर्ब आ रही है यहाँ पे इज। ठीक है, हाँ, तो आपको लिखना पड़ेगा शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट। अगर ये नहीं होता तो वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख देते, अगर इसको हटा देते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये सही था। तो अभी जो गलती होगी वो कौन से वाले पार्ट में होगी, बी वाले पार्ट में। आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस, बस। चलो, सी वॉज मोर गैरुलस देन, मोर गैरुलस, गैरुलस वन वर्ड है, बातूनी होता है, बहुत ज्यादा बात करने वाला। देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, भाई 3 सिस्टर हैं तो आइदर कैसे हो जाएगा, एनी होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैंडिडेट्स बीइंग अ ग्रेटिट्यूड, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। बताओ भाई, सिंपल सी चीज है। पहले उसने यहां पे लिख रखा है द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेटिट्यूड, जो कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेटिट्यूड मतलब एक आभारी व्यक्ति, ग्रेटिट्यूड है सभ्य लोग होते हैं। अब यहां तक तो अभी सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हुआ, तो वर्ब लगनी चाहिए। अब एक और बार सब्जेक्ट कैसे लगा दोगे भाई, ये जो कैंडिडेट है उसी के लिए तो डायरेक्ट वर्ब आ रही है, इस वाली सब्जेक्ट का वर्ब ये रही। अब ये जो सब्जेक्ट लगा रखा है, फिर ये दो सब्जेक्ट क्यों लगा रखे हैं, है ना, तो वो सुपरफ्लुअस है, जरूरत से ज्यादा लिख रखा है, वहां पर उस प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेटिट्यूड इज एलिजिबल, भाई इज जो है वो इसी के लिए तो आ रही कैंडिडेट के लिए। सी वाले पार्ट में गलती है। यू आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, यू आर, सॉरी योर आर गलत हो जाएगा, आर तो वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आ सकता है या प्रनाउन आ सकता है, बट ये तो एडजेक्टिव है, इसको प्रनाउन बना दो, योर्स कर दो, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम, तुम्हारी भी सेम प्रॉब्लम है। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। बताओ 44 में भाई दैट कब लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जब इसकी कुछ कंडीशन हो, ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, लिटिल, फ्यू, हु, विच, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर, कुछ भी नहीं है। तो फिर भाई यहाँ पे जो आपका ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए आ रहा है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये आ रहा है कि तुमने आज तक अपने मास्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ये चीज आपकी लॉयल्टी का प्रूफ है। तो वह चीज नॉन लिविंग है भाई, वह चीज नॉन लिविंग है जो आपका प्रूफ है, तो यहाँ पे विच यूज करना पड़ेगा, विच इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। तो डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका क्या हो रहा है, डी। समझे? ही लेंट मी सम मनी, लैंड की सेकेंड फॉर्म में लेंट, लैंड मतलब होता है उधार देना, उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर। देखो यहाँ पे जो द सेम लिखा हुआ ना, द सेम जो है वो किसके लिए आ रहा है, मनी के लिए, और मनी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसको पैसे को सेम टू सेम तो लौटाओगे नहीं, तो इसकी जगह आपको प्रनाउन लगाना पड़ेगा, प्रनाउन लगाना पड़ेगा। इट नॉन लिविंग के लिए नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है तो आपको इट लगाना पड़ेगा। आई शुड रिटर्न इट बिफोर नवंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वन, वंस होता है,
लेजी वंस। ठीक है, जैसे जब भी हम एक प्रोनाउन को दोबारा से रिपीट करके उसको बोलते हैं ना कि दीज आर ओल्ड चेयर्स एंड दैट या दोज आर न्यू वंस, तो वहां पे वंस लगाते हैं। ठीक है, न्यू वंस मतलब एक और, यानी कि जो एक और नाउन है वो आपका बिल्कुल अपोजिट है, तो वहां पे हमें वंस लिखना होता है ना कि वन। ठीक है, हाँ, लेजी वंस, ओल्ड वंस, न्यू वंस, ऐसे करके। 47, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई हैव हार्म्ड हिम, हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज, he knows, under no circumstances have I harmed him। तो knows प्रेजेंट है। ठीक है, knows क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी कीमत पे नहीं, हैव आई हार्म्ड, मैंने उसको कभी भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाया, और यह वह जानता है, यह वह जानता है। तो नो के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को जानता है कि मैंने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जगह आपको वह ये बात जानता है तो इट लिखना पड़ेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द बैगर whom वी हैड सस्पेक्टेड, देखो बैगर सब्जेक्ट है, इकलौता सिर्फ एंटीसीडेंट मतलब सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। टू बी गिल्टी टर्न आउट टू बी इनोसेंट, यानी कि ये भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट लिख रखा है। ऑल ओके। वी हैड सस्पेक्टेड, whom वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न आउट टू बी इनोसेंट, तो नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ, ये मत सोचना कि सर तुक्का मार रहे हैं कि मैं भी तुक्का मार रहा हूँ, या आपको कभी तुक्का नहीं मारना है। आपको तरीका बता देता हूँ इस तरह के सेंटेंस में कि whom और who में से कौन सा कब सही होगा। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर हो तो फिर उसमें यहां सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट की नीड होती है तो सब्जेक्ट यहां पे लिखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट ये है तो ये इसके लिए काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वह बेगर जिसको हमने सस्पेक्ट किया था टू बी गिल्टी टर्न आउट टू बी इनोसेंट, जिसको हमने गिल्टी ठहराया था वो तो इनोसेंट निकला, है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब्जेक्ट इसकी ये वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। अगर इसमें एक और वर्ब होती एक्स्ट्रा, आगे कहीं पे एज आर कुछ भी लिखा होता तो हम यहाँ पे हु लिख देते। मतलब जब सब्जेक्ट की नीड होती है तभी सब्जेक्ट की जरूरत सब्जेक्ट लगाते हैं। आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैज अराइव्ड येट, अभी तक एक भी नहीं पहुंची। मैंने कुछ किताबें खरीदी, एक भी नहीं पहुंची है। सम लिखा है, एक से दो से ज़्यादा ही होंगी। नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आंसर आपका ई हो जाएगा, नो एरर। एक और क्वेश्चन लास्ट। आई डोंट अप्रिसिएट दोज, मैं अप्रिसिएट नहीं करता उन लोगों को हु लाफ, हु से पहले दोज आता है जो कि लिखा हुआ है, लाफ एट अदर्स, जो दूसरों पे हंसते हैं, विदाउट एनी एपरेंट रीजन। एपरेंट मतलब होता है साफ सुथरा, स्पष्ट, कोई स्पष्ट रीजन के बिना ही ऐसे हंसते हैं तो उनको मैं कभी भी पसंद नहीं करता। यानी कि इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है भाई, चलो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट, किसके, प्रोनाउन टॉपिक के। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 7, यानी कि चैप्टर नंबर 7। 7th चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की, अच्छा एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर दो चीज़ें आपको सीखनी है, एक तो एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स, एक तो एडजेक्टिव्स जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, और दूसरा होता है डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं
एडजेक्टिव के भी और किसके, डिग्री के। तो चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दो मेरे भाई, 10,000 लाइक्स होने चाहिए। शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हर रोज क्लास मिल जाती है सारी तरह की। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये सब कुछ बढ़िया रिस्पॉन्सिव रहा तो आगे चल के और भी बहुत कुछ है मेरे पास तुम्हें डिलीवर करने के लिए। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ओपन स्टडी और इंग्लिश बाय अनिल जादव, ठीक है। ये प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाती है यहाँ पे, या सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो अभी हमारा 13 चल रहा है, 13 के बाद 12 भी चल रहा है, 12 के बाद 13 भी आ ही गया है लगभग, मान लो कल आ जाएगा। तो अभी 13 बैच चल रहा है। एसएससी, डिफेंस, टीचिंग, बैंकिंग, अदर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आप पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आपको उससे बाहर कुछ ना मिले, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी सीख लेगा। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, 250+ वीडियो लेक्चर्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल है अब तो, पहले सिर्फ बॉयज़ के लिए था, और गर्ल्स के लिए एकदम प्रीमियम फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। ओपन स्टडी गुरुकुल है, जहाँ पे आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल करके हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन और क्लासेस, डाउट फैसिलिटी, वाईफाई सब कुछ एक जगह मिलता है आपको, ठीक है। हाँ, एक कंप्लीट पैकेज पे। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, किसी अदर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वेलकम। चलिए शुरू करते हैं अपना एडजेक्टिव का पाठ है, क्रम जो भी है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिएगा फटाफट कि इसमें क्या गलती आपको लग रही है, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ कि इसमें क्या गड़बड़ है। पहला ही क्वेश्चन हो सकता है कि आपको परेशान कर दे। सोच के बताना, अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा कभी तो आपको आराम से पता चल जाएगा इसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है। ये ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो है आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अनिल जादव इंग्लिश, इसको मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। देखो, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। बट फॉर, तो विदाउट योर हेल्प, यानी कि बट फॉर योर हेल्प, नो बॉयज वुड हैव सक्सीडेड इन एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस। इस तरह से कोई भी स्टूडेंट जो है, नो के साथ कोई भी नाउन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें जो गलती पूछी जाती तो वो पहले वाले पार्ट में पूछी जाती, ये सही है, ठीक है। वो क्या कर देता है, बट फॉर की जगह एंड फॉर कर देता है, ये गलत हो जाता है। तो उसने गलती यहाँ पे पूछी ही नहीं है, मतलब आपका सेंटेंस जो है वो नो एरर, इसमें कोई गलती है ही नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, ठीक है, नो एरर। ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय, देखो यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा, या तो आप ऐसे लिखो ए सर्टेन बॉय तो सही है, या फिर आप लिखो ए हटा दो, सर्टेन बॉयज लिखो तो सही है। बाकी जो कुछ भी लिखोगे वो गलत है। जैसे अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ए सर्टेन बॉयज, ये गलत, या फिर किसी ने ऐसे लिख दिया सर्टेन बॉय, ये भी गलत। ऐसे ही होता है ए लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ सुना होगा आपने, अ लॉट ऑफ प्लस नाउन, ये भी सही है। या फिर लॉट्स ऑफ लिखोगे प्लस नाउन तो भी सही है। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ए लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ प्लस नाउन, ये गलत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यही चीज़ आप देख लो, या तो अ सर्टेन बॉय लिखो या फिर सर्टेन बॉयज लिखो, ठीक है। ही वॉन्टेड अ सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इन टू द प्रिंसिपल्स चैम्बर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ओके, अगला बताओ, नेक्स्ट फटाफट से बताओ। देयर वर ओनली टू सोल्जर बट ईच, देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, तो पहली बात तो यहाँ सोल्जर्स होगा, ये तो मिस टाइप हो गया। बट ईच एंड एवरी सोल्जर, देखो ईच एंड एवरी सोल्जर, जो एवरी है वो दो से ज्यादा के लिए आता है और ईच दोनों के लिए आ सकता है,
दो या दो से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ से एंड और एवरी दोनों हटा देना है, ठीक है। सिर्फ ईच ऐसे लिखना, बट ईच सोल्जर ऐसे लिखोगे, ये मिस टाइप हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये गलती हो जाएगी आपके बी वाले पार्ट में, और मिस टाइप भी नहीं होगा तो भी आप अपनी तरफ से करेक्ट कर सकते हो। द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओवन। ये थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है, देखो यहाँ पे कितने कैप्टन्स हैं, 10 हैं, ठीक है। द 10 कैप्टन्स हैड ईच, जो 10 कैप्टन है हर एक के पास एक खुद का अचीवमेंट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारे के सारे कैप्टन्स को, और दो से ज़्यादा के लिए हम ईच लगा ही सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसका भी जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीज सॉर्ट ऑफ मैन, या तो आप दिस और दैट यूज करो, तो आगे आप सॉर्ट, काइंड, टाइप ऐसे लिखोगे, या फिर दिस और दैट की जगह आप दीज और दोज कर लो। सॉर्ट की जगह सॉर्ट्स, काइंड की जगह काइंड्स, टाइप की जगह टाइप्स, ऐसे करोगे। अब देख लो, तो यहां पे दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन होगा, दीज क्या होगा, सॉर्ट्स ऑफ मैन होगा, ठीक है। समझ गए, वेरी गुड। आगे चलो। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स, ए लगा दिया और सर्टेन के वाइज यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ए सर्टेन प्रॉब्लम होगा या फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स होगा, तो बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो गया। जो इसमें पूछा जा रहा है वो मैंने सिखा दिया ऑलरेडी अभी अभी। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, या तो डेस्पाइट लिखो या इन स्पाइट ऑफ लिखो, जो कि लिखा हुआ है। फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन है, तभी ना उसमें ऐसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, मैनी प्रॉब्लम्स होगा। मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए, और मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है भाई। कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स, हाउ मैनी एग्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड मिल्क, अगर देखो मिल्क जो नाउन है और एग जो नाउन है, दोनों अगर एक जैसे होते तो दोनों के लिए कॉमनली हम मैनी लगा लेते, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मच जो है यहाँ पे अलग से आपको लगाना पड़ेगा मिल्क के लिए, और मैनी अलग से लगाना पड़ेगा एग्स के लिए, क्योंकि एग्स जो है वो काउंटेबल नाउन है और मिल्क जो है वो कैसा नाउन है, ये है अनकाउंटेबल नाउन, और ये है आपका काउंटेबल नाउन। तो इसके लिए मैनी सही है, इसके लिए मच। जब दोनों के लिए एक चीज़ काम नहीं कर सकती तो दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपको सी वाले पार्ट में गलती टिक करनी है। होल द चैप्टर नहीं होता है, द होल चैप्टर होता है मेरे भाई, सिंपल सी चीज़ है। होल जो होता है, सेम जो होता है, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द होल प्लस कॉमन नाउन, ऐसे ही द सेम, सेम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, समझे। तो यहाँ पे द का पूरा खेल है, ये जो होल से पहले द लगाना है, द होल चैप्टर। ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी, वो पसंद नहीं, उसने मतलब उसको पसंद नहीं आया मुझे अपनी किताब को जो है उधार देने के लिए, मतलब उसने मुझे किताब उधार नहीं दी, ठीक है। ही डिड नॉट लाइक टू लैंड मी एनी बुक और एनी मनी। मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए एनी और सम में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत से लोग एनी की जगह कुछ और कर देते हैं, सम या फिर मच ऐसे कर देते हैं, लेकिन एनी काउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आ सकता है। बस फ़र्क इतना है कि ये इसमें जो चीज़ सीखने वाली वो ये है कि सेंटेंस शुड बी नेगेटिव फॉर्म, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। और सम आता है सेम, ऐसे ही सम भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन ये आता है कब, जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है, बस इतना फ़र्क है। या फिर इंटरोगेटिव में भी आ जाता है,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एनी आता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं, फिर भले ही आपका नाउन अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, उससे मतलब नहीं है। सो सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर आपका ई हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। वेरी सिंपल भाई, कलर, इमोशन, नेशनलिटी, साइज, पहले साइज लिखोगे बाद में कलर लिखोगे, ठीक है। SASCENM, ठीक है, पहले साइज, फिर एज, फिर सेफ, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर नेशनलिटी, ऐसे लिखते हैं। तो लॉन्ग पहले लिखना होगा और ब्लैक बाद में लिखना होगा। पहले वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला बताओ। आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ। शार्प सेफ हो गई और लॉन्ग साइज हो गया, तो पहले साइज आएगा फिर सेफ आएगी, SASC, साइज, एज, सेफ, तो पहले लॉन्ग आएगा फिर शार्प आएगा, ठीक है भाई। सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, आई सॉ एन एंसियस पेल गर्ल। आर्टिकल के बाद नाउन आ गया गर्ल और उसके पहले दो एडजेक्टिव हैं। एंसियस होता है इमोशनल या इमोशन, और पेल होता है कलर, हल्का पीला कलर होता है ना, भूरा, तो पहले कलर आएगा बाद में इमोशन आएंगे, तो ये हो जाएगा एन, एन की जगह ए, एन भी नहीं आएगा फिर ए आएगा, ए पेल एंसियस गर्ल, ठीक है। बी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका बी हो जाएगा। जिसने भी ये सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा होगा एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर, वो आराम से क्वेश्चन सही कर देगा। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। दो शब्द होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक होता है फॉरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला और फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या भाई, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि महात्मा गांधी से पहले भी बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे, बट ये फॉरमोस्ट लीडर थे, ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट द अटमोस्ट गेट। एक होता है अटमोस्ट और एक होता है आउटर मोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है कंप्लीट या कंप्लीटली कह सकते हो, और आउटर मोस्ट का मतलब होता है, आउटर मोस्ट जो होता है इसका मतलब होता है बाहर वाला गेट, सबसे बाहर वाला गेट। जो घर के बाहर या बाउंड्री सी जो होती है ना, उसको कहते हैं घर, सबसे घर से जो घर एक जो होता है या उसके बाहर एक बाउंड्री लगा के जो मेन गेट होता है ना, उसको कहते हैं आउटर मोस्ट। तो अटमोस्ट गेट नहीं होगा, आउटर मोस्ट होगा। समझ पा रहे हो मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं भाई, हैं? हाँ, वेरी गुड। चलो क्लियर है सब कुछ, वॉइस वगैरह तो क्लियर है ही है ना। एक बार और चेक कर लो, बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पता है पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, घंटों की क्लास। देखिए, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम नहीं होता है, फार्दर होगा। फर्दर का मतलब होता है सेंसेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्दर होता है आगे, है ना, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, अतिरिक्त के सेंस में, ठीक है, एक्स्ट्रा के सेंस में। लेकिन जो फार्दर होता है वो फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है, फार्दर होता है आगे, डिस्टेंस के सेंस में, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी, दूरी के सेंस में। तो यहाँ पे फार्दर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे दूरी की बात हो रही है कि जो आपका दिल्ली है वो ज़्यादा दूर है पटना से अपेक्षाकृत कलकत्ता के। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन नहीं होता, प्रेफरेबल के साथ टू होता है, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू आता है, ठीक है। हाँ, वेरी सिंपल। प्रेफर और प्रेफरेबल सारे वर्ड्स याद दिला दूं,
जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ में टू लगाते हैं, एल्डर के साथ में भी टू लगाते हैं। ऑफ द टू जब भी लिखा होता है तो आगे कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री होगी लकीयर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर ये तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो यहां पे लिख देता हूं कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द टू। जब ऑफ द टू लिखा होता है, ऑफ द टू, तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। यू कैन ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज। लास्ट न्यूज, देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे न्यूज हो गया, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, वॉगी हो गया, वर्जन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये ऐसे नाउन हैं जिनके लिए लास्ट यूज नहीं कर सकते, लेटेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट का मतलब होता है अंतिम, जो चीज़ खत्म हो चुकी है और ये बस लास्ट है, अब इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आएगी। लेकिन एक शब्द होता है लेटेस्ट, इसका मतलब होता है नवीनतम, मतलब अभी अभी के लिए ये नया है, लेकिन आगे इसके जैसी और भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो यहाँ पे लास्ट न्यूज़ नहीं होगा, लेटेस्ट न्यूज़ होगा। सी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका सी होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, सीम्स इज सीनियर, सीम्स इज सीनियर नहीं होगा, सीमा है ये, सीम्स नहीं है सीमा है, मिसप्रिंट हो गया। सीमा इज सीनियर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर के बाद टू आता है, सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। वो सीनियर है बट तुम जूनियर, दोनों के बाद ही आपको टू लगाना भाई। तो डी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका डी। अगला बताओ। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक, यूनिक, सर्कल, चीफ, एक्सलेंट, कंप्लीट, आइडियल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, परफेक्ट, सुप्रीम, ये चीफ, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, इनसे कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं होता, ये सिंगल शब्द होते हैं। यूनिक मतलब यूनिक, इसके जैसा और कोई है ही नहीं है। तो इन शब्दों की कोई भी डिग्री नहीं होती है, ना कंपैरेटिव, ना पॉजिटिव, ना ये पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ करे जाते हैं, इनको आप सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ नहीं कर सकते या कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ नहीं कर सकते। यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, सी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपको सी टिक करना पड़ेगा। रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स, मच देन कैसे हो जाएगा? देन है, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, मोर देन 50 सॉन्ग्स। बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। She was curious to know what it was that made him stronger and braver than any man of this place. बताओ भाई, she was curious to know what it was that, बताओ इसमें कहाँ पर गलती लग रही है, सोच के बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, सोचो। देखो, सी वॉज क्यूरियस टू नो, वो जानने के लिए तैयार है कि व्हाट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी, किस चीज़ ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और ब्रेवर बना दिया है किसी भी इंसान से ज़्यादा इस गांव के। तो किसी भी, देखो एनी के बाद अगर कोई भी नाउन लिखते हो, एनी, एनी मैन, इसका मतलब हो गया ऑल, ऑल यानी कि खुद भी। और अगर आप खुद को छोड़ के किसी बाकी सब लोगों के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो एनी के बाद अदर लगाना पड़ता है, एनी अदर प्लस नाउन, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ करके, ठीक, किसी एक को छोड़ के।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी हैज ए रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस। देखो रिमार्केबली तो ठीक है, आर्टिकल के बाद जो है मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है कि आर्टिकल के बाद एक आता है एडवर्ब, तीन अगर अलग लेंगे तो आर्टिकल के बाद पहला तो है हो गया एडवर्ब, ठीक है कोई बात नहीं, एडवर्ब, फिर आता है आपका एडजेक्टिव और फिर आता है आपका नाउन। नाउन तक ठीक है और एडवर्ब तक ठीक है, बट एडजेक्टिव गड़बड़ है, लविंग करना पड़ेगा, लविंगली की जगह, बस बी वाले पार्ट में गलती है। अ लॉट्स ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ही डज नॉट हैव सम मनी, सम नहीं आएगा, एनी आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, भले ही अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए भी आ जाता है, ठीक है, एनी मनी होगा ना कि सम मनी। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल द मेटल्स, all the metals. It means gold is also a metal. If the noun relates to the same group or same category, we should use other before the category. All the other metals that are used in ornament, जो भी हम आभूषण बनाने के लिए यूज करते हैं। सुनो 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 सुनो, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ठीक है ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम अदर लगाते हैं। अगर ऐसे लिखा होता गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल अदर मेटल्स, ऐसे लिखा होता तो यहां पे ऑल अदर मेटल्स लगा देते, ठीक है, ये सही था। लेकिन यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में तो ऑल आता है, तो इसमें अदर लगाते नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी अदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, नाउन से पहले, समझ गए। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड, बताओ, आई हैव एवर नोन। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, मोस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, एवरीथिंग इज ओके। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। पहले वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, नो एरर होगा, आंसर आपका हो जाएगा ई। चलो, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस, भाई 50 ऑडियंस है तो फ्यूअर देन होगा, पता है क्यों? क्योंकि लेस जो होता है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है, लिटिल, लिटिल, लेस और लीस्ट, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट ये आपके सुपर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे नो फ्यूअर देन होगा ना कि, क्योंकि यहाँ पे 50 ऑडियंसेस भाई काउंटेबल है कि नहीं। हर फादर टोल्ड हर, उसके पिताजी ने उससे कहा दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, मोर बेटर कैसे हो सकता है, ओनली बेटर होगा भाई, दो दो कंपेयर डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी हैड नो अदर हॉबी, उसके पास कोई दूसरी हॉबी नहीं है देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन, बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि नो के बाद और जो नाउन लिखा होता है, नो प्लस नाउन के बीच में अदर तभी आता है जब आगे किसी एक चीज का नाम लिखा हो, या तो कोई नाम ना लिखा हो
कि उसके पास कोई हैवी हॉबी नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक हॉबी यहाँ पे है, वो अपनी पसंदीदा ड्रेस जो भी नई डिज़ाइन आती है उसकी ड्रेस पहन लेती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई गलती नहीं है, नो एरर। ठीक है। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो। देखो, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल, ठीक है, कंपैरिजन दिखा दिया, बट नॉट सो कल्चर्ड एज। देखो, सो के साथ में तो एज आता है जो किसने लिख दिया, यहां पे आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है, सो एज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल के बाद यहां पे आपको अलग से देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में तो देन आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां पे तो देन आएगा, और यहां पे जो है सो और एज के बीच में कल्चर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे जो आपकी गलती होगी वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लोनलियर देन। मोर टॉल नहीं होगा, सॉरी, मोर टॉल एंड लवली, कि जब दो एडजेक्टिव्स में आपस में कंपैरिजन करा जाए तो एक से पहले मोर लगाते हैं, ठीक है, एक से पहले मोर लगाते हैं, बस पहले वाले से पहले, ठीक है। हाँ, या फिर नहीं, ये एडजेक्टिव में कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां कंपैरिजन हो रहा है कि मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज, इंसान में ही हो रहा है भाई, सॉरी, नाउन का कंपैरिजन हो रहा है, तो हु वॉज मोर टॉल एंड लवली देन हर एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पे दो इंसानों का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे लवलियर तो ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा, ये मोनोसिलेबल में आप ER लगाओगे तभी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, मोर टॉल, ये जब एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन किया जाता है आपस में तो मोर टॉल एंड लवली ऐसे लिखना पड़ता, मोर टॉल देन लवली ऐसे लिखता तो उसमें पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। व्हाट प्लीजेज हिम, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है मोर, सबसे ज़्यादा, इज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज परफॉर्मेंस। हेल्दी क्रिटिसिज्म, कि कोई अगर उसकी क्रिटिसाइज करे, बुराई करे, तो ऐसी बुराई हो जिससे उसका फायदा हो, कि वो उसको इंप्रूव कर सके, चिढ़ाने वाली ना हो, तो व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट होगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसको करती है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो है क्या, ये, तो यहाँ पे मोर नहीं लगाओगे, मोस्ट लगाओगे, व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट, सबसे ज़्यादा। इट वॉज नन अदर देन इंदिरा गांधी हु evinced an exceptional ability to lead the country to fame। बताओ भाई, इट वॉज नन मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, अदर देन इंदिरा गांधी, इनके अलावा, तो अदर देन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक तो था, यहाँ पे नन के बाद अगर किसी का नाम नहीं होता तो अदर वदर कुछ नहीं आता, लेकिन अदर आ रहा है, आगे नाम भी लिखा है, तो सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी सेंटेंस आपका पूरी तरह से ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर होगा जब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। जब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है उस एडजेक्टिव को। ही ऑफन टेल्स अस दैट ही डज नॉट लाइक एनीथिंग मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। वाओ, ही ऑफन टेल्स, वह कभी कभी कहता है, अस, हमसे, दैट ही डज नॉट लाइक, कि वह पसंद नहीं करता कुछ भी उस चीज़ से ज़्यादा, किस चीज़ से ज़्यादा, स्लीपिंग। सब कुछ ठीक है, नो एरर, कोई गलती नहीं है, आंसर आपका नो एरर हो जाएगा, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर, कंपैरेटिवली गुड, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनका जो सेंस है वो ऑलरेडी कंपैरिजन का
कंपैरिजन का होता है। दो शब्द याद रखने हैं आपको, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। समझ गए बात? चलो, यहाँ पे बेटर नहीं होगा, गुड होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाना है। She was startled to see in her drawing Ru, a most popular film producer. She was startled to see. Startled समझते हो क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। तो वो ये देख करके आश्चर्य में पड़ गई। हर ड्राइंग रूम, उसके ड्राइंग रूम को अ मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर। सी वॉज स्टार्टल्ड टू सी इन हर ड्राइंग रूम अ मोस्ट, हाँ, अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे द लगा दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। अभी ये सुपरलेटिव डिग्री हमेशा नहीं होता है, ठीक है? मतलब मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ये जो ए है वो सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के लिए नहीं आ रहा है, वो फिल्म प्रोड्यूसर के लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है। तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। इसका आंसर क्या हो गया? नो एरर। ठीक है। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स। मोस्ट अदर्स कैसे हो जाएगा? मोस्ट अदर होगा भाई, अदर्स तो नाउन होता है। अगर अदर्स लिखोगे तो इसके बगल में कोई नाउन नहीं होना चाहिए, और अगर नाउन लिखोगे तो इसमें अदर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव्ड टू नो इट। सोचो, कोई भी भरोसा नहीं करेगा, कोई भी भरोसा नहीं करेगा किस चीज पे? देखो, नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव्ड। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है भाई, कैसे पता चलेगा? यहां पे देन लगा होगा, ठीक है? तो इन दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं और इसको भी पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं, और इससे पहले मोर लगाते हैं। ठीक है भाई, अगर यहीं पे नाउन लिखा होता, सॉरी, नाउन का कंपैरिजन किया जाता, अगर नाउन का कंपैरिजन किया जाता, दो नाउन है और उसके लिए एक ही एडजेक्टिव है, तो उस एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। कहने का मतलब समझ जाओ, इसको मत लिखो, मैं ओरली समझाता हूं तभी समझ में आएगा। जब दो नाउन का कंपैरिजन किया जाए, दो नाउन की एक एबिलिटी का, एक क्वालिफिकेशन का, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। अगर दो एडजेक्टिव हैं एक ही नाउन की, तो उनको पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं। देन भले ही लगाएंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, देन के बाद ग्रीव्ड, तो इससे पहले भी हैप्पियर जो है वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, यानी कि हैप्पी होगा, और हैप्पी से पहले मोर लगाना पड़ेगा, मोर हैप्पी। और ये ऐसा नहीं कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, आप मेरी क्लास जाके उठा के देखना, मैं सच बता रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश फाउंडेशन बैच से पढ़ते हो या आपने कभी पढ़ा होगा, तो इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो फाउंडेशन क्लास को लेने के बाद आप इसमें से सिंगल क्वेश्चन छोड़ दो। एक सिंगल क्वेश्चन, अगर किसी को भी इसमें से किसी तरह के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई नया स्टूडेंट है, तो उसको सारी की सारी क्लासेस फाउंडेशन बैच से लेनी चाहिए। एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी किताब का, इस किताब का नहीं, किसी भी किताब का क्वेश्चन नहीं बचने वाला। दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिसिस ऑफ पाकिस्तान। फार बेटर, यहां तक ठीक है, दिल्ली इज फार बेटर। अब देन के बाद एनी अदर लिखा हुआ है, डेनी अदर मेट्रोपोलिस, एनी अदर, दिल्ली इज फार बेटर देन एनी
फार बेटर एनी अदर नहीं होगा, सिर्फ एनी मेट्रोपोलिस होगा, मेट्रोपोलिस होगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की देखो अदर कब लगाते हैं, जब ये जो नाउन है सेम कैटेगरी से बिलोंग करता हो, लेकिन ये तो अदर कैटेगरी है, सेम कैटेगरी होती तो अदर लगा देते, लेकिन अदर कैटेगरी जब वो ऑलरेडी है तो उसमें अदर नहीं लगाते। जैसे मान लो दिल्ली जो है वो पाकिस्तान की मेट्रोपोलिस तो नहीं है, वो तो इंडिया की है। तो पाकिस्तान की जितनी भी मेट्रोपोलिस हैं उन सब से अलग ये पॉलिसीज या मेट्रोपोलिस कुछ और होगा, इसमें मेट्रोपोलिसीज होगा शायद, ठीक है। तो दिल्ली इंडिया की है, पाकिस्तान की जितनी भी मेट्रोपोलिस हैं उन सब से अलग है दिल्ली, तो यहाँ से अदर हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर है, इस ग्रुप से पूरे से बाहर है दिल्ली। तो जो चीज़ ऑलरेडी बाहर होती है तो वहाँ पे अदर नहीं लगाते। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज certainly the more daring, the more daring। बताओ यहां पे the most होगा क्योंकि ये वाला ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। अगर मोर लगाओगे तो कंपैरिजन कहाँ है, और द के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। ये वाला सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा डेयरिंग है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है भाई। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम, द मोस्ट डिफिकल्ट सम, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। और अगर देन लगाओ मोर लगाओगे तो देन कहाँ है, फिर इसमें देन तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। तो अभी आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो वन whom I esteemed highly। अरे बाप रे, हाईली कैसे हो जाएगा, हायर होगा क्योंकि आगे देन लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना भाई, एडवर्ब कैसे आ जाएगा, यहाँ देन लगा हुआ है। देखो सी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी सिंपल। अगला बताओ, ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स डिस्पाइट हिज थोरोली स्टडी ऑफ द बुक। थोरोली कैसे हो जाएगा, देखो he failed to find out the solution to all these problems despite his thoroughly study noun है, और his जो है possessive adjective है, तो इसके बाद यहाँ adjective आना चाहिए ना, कि noun से पहले adjective आता है ना कि adverb। तो thorough study of the book, C वाले पार्ट में गलती है। Science has given us a lot yet life is becoming more and more painful। 47 is correct, no error। क्योंकि मोर और मोर कंपैरेटिव डिग्री दो बार लिख दी है ना, जब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है धीरे धीरे घटती है तो मोर और मोर दो बार कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं। तो आप आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, आंसर आपका हो जाएगा नो एरर, ठीक है भाई। रमेश इज एज गुड इफ नॉट, देखो इफ नॉट से पहले एक एडजेक्टिव लिखा होगा और इफ नॉट के बाद में, दोनों को कंप्लीट करना है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है, इसमें तो कोई गलती है नहीं। यहाँ पे ये मेंस में पूछा गया सवाल, 2021 के मेंस में पूछा गया था, एज गुड एज होगा, सेम क्वेश्चन। ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन। ही फेल्ट हैप्पीली टू लर्न, ही फेल्ट हैप्पी, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, जैसे फील, सीम, अपीयर, बिलोंग, लाइक, ये सब, ठीक है। लुक, तो यहाँ पे हैप्पीली नहीं होगा, हैप्पी होगा, एडजेक्टिव की नीड होती है। द प्रिंसिपल, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दो। द प्रिंसिपल हैज, इस वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर, हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर हैव इवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉइल देम। सोच के बताना, कुछ सोच के कुछ नजर आ रहा है आपको। देखो प्रिंसिपल के पास ग्रेट पावर है सक्सेसफुल प्लान्स बनाने की, बट द प्रोफेसर्स, जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास हैव इवन, इवन के बाद वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करी जाती है, इवन ग्रेटर, क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर एबिलिटी, इनकी एबिलिटी और इनकी एबिलिटी, दोनों की एबिलिटी में कंपैरिजन किया जा रहा है टू फॉइल दैम। तो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट की जगह ग्रेटर यूज करना पड़ेगा, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि उनकी एबिलिटी और इनकी एबिलिटी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है आपका 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, अगला चैप्टर अब रहेगा आपका चैप्टर नंबर 11 सॉरी 8th।